हेलो बच्चों, माय नेम इज़ दीपिका सिंह एंड आई एम योर बायो टीचर फ्रॉम बायो अड्डा। ओके बेटा, आज का हमारा टॉपिक हम लास्ट वाले को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट हमने वीडियो में देखा था कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमंस में वो क्यों ज़रूरी होते हैं, ठीक है, उनकी क्या स्पेसिफिसिटी होती है, वो क्यों स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। तो उसको शॉर्ट में एक बार रिवाइज़ कर देते हैं कि पहला उनका फीचर ये होना चाहिए कि उनके सरफेस एरिया बहुत बड़ा होना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि जो उनकी वॉल है वो बहुत ही थिन होनी चाहिए। और थर्ड था कि इन ऑर्गन्स के अराउंड में ब्लड कैपिलरीज होनी चाहिए, जिससे कि जो ऑक्सीजन की एक्सचेंज है वो आराम से ब्लड में चले जाए और तुरंत हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स को मिले। और हमने पूरा इनका वे देखा था कि किस किस मतलब वे में ये जो हमारा एयर आती है वो कैसे चलती है। तो अब इसको एक हम डायग्राम के थ्रू, ठीक है, एक चार्ट के थ्रू भी समझ लेते हैं। उसके बाद हम आगे इसको शुरू करते कि इन ऑर्गन्स का क्या फंक्शन है और ये कैसे वर्क करते हैं हमारे रेस्पिरेशन में, ठीक है। तो ये देखो बेटा, एक चार्ट है छोटा सा। आप इसमें देखोगे कि सबसे पहले क्या होता है, हवा हमारे कहाँ आती है, नॉस्ट्रिल में आती है, नॉस्ट्रिल से नेज़ल चैम्बर में जाती है, नेज़ल चैम्बर से कहाँ, फेरिंग्स। फेरिंग्स वो जगह याद रखो जहाँ पर फूड पाइप और जो हमारी विंड की है वो दोनों आकर मिलते हैं, जंक्शन एक तरीके से। उसके बाद क्या है, लैरिंग्स है। लैरिंग्स के से कहाँ आती है, हमारे ट्रैकिया। ट्रैकिया वो जगह है जहाँ पे रिंग ऑफ कार्टिलेज थी, याद रखिएगा, ठीक है। फिर कहाँ आती हैं, ब्रोंकियाई, ठीक है। फिर ब्रोंक्यूल्स और उसके बाद हमारे कहाँ आती हैं, ये एल्वियोलाई, ठीक है। तो ये हमारा पूरा इसका पैसेज है, ठीक है। डायग्राम से एक बार फिर से देख लीजिए अच्छे से। नेज़ल पैसेज से, ठीक है, कहाँ पर आई हमारे, नेज़ल पैसेज से। नेज़ल पैसेज से आई हमारे ये माउथ कैविटी से होते हुए फेरिंग्स में, फेरिंग्स से हमारे लैरिंग्स में, लैरिंग्स जिसको साउंड बॉक्स भी कहते हैं। फिर ट्रैकिया, ट्रैकिया से कहाँ पर आई, ब्रोंकियोल्स में आई, सॉरी ब्रोंकियाई में आई। ब्रोंकियाई से आगे डिवाइड हुआ उनका ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स के इन पर होते हैं एल्वियोलाई, ठीक है। और इनके पूरे बंच को एल्वियोलर सैक कहते हैं। और ये सारा जो पार्ट है, ये जो सारा सिस्टम हम पढ़ रहे हैं मटेरियल, ये कहाँ प्रेजेंट है बेटा, ये थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है। क्लियर है आपको। थोरेसिक कैविटी हमने आपको बताई थी लास्ट टाइम पर कि बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक थोरेसिक कैविटी में और एक एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है। एक बार इस तरीके से हम लोग देख लेंगे। देखिए ये हमारे क्या है, ये लंग्स है, ठीक है। ये चारों तरफ ये ऐसे लोब्स लाइक स्ट्रक्चर है, ये लंग्स हैं, ठीक है। और ये किससे कवर होते हैं बेटा, ये हमारे रिब केज से कवर होते हैं। देख रहे हैं जो ये बोनी स्ट्रक्चर है, अगर आप अपने चेस्ट को छूओगे तो काफ़ी हार्ड दिखेगा, ठीक है। और ध्यान करो, कुछ कुछ लोग बहुत पतले दुबले होते हैं बच्चे, ठीक है। तो जो माल न्यूट्रिशन के उसमें होते हैं, एज में अंडर होते हैं, तो उनकी ये सारे जो रिब्स हैं ना वो दिखते हैं, ठीक है। तो जो ये रिब है ना, ये रिब केज के अंदर हमारा लंग्स प्रेजेंट होता है। और ये लंग्स का सेक्शन करके आपको ये पार्ट दिखाया गया है कि इसमें ऐसे 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 करके ये सारे जो है ब्रोंकियाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई होते हैं उनमें प्रेजेंट, ठीक है। ये क्लियर है। और अगर हम ये लंग्स को हटा दें, ठीक है, केवल ये रिब्स रह जाएंगे बेटा, तो जो ये अंदर का पूरा एरिया होगा ना, इसी को कहते हैं थॉरेक्स, ठीक है। चेस्ट वाले एरिया को पूरा क्या कहते हैं, थॉरेक्स। इसीलिए कहा जाता है कि जो ये हमारे लंग्स हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन जिनको कहा जाता है, ये इस रीजन में प्रेजेंट होते हैं, थॉरेसिक रीजन में, ठीक है। और हमारी बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो समझ लीजिए ये जो डायफ्राम है यही डिवाइड करता है। डायफ्राम के ऊपर का पार्ट थोरेसिक रीजन, डायफ्राम के नीचे का पार्ट एब्डोमिनल रीजन। क्लियर है इतना। अब एक चीज़ और कि आपको क्या पता है कि जो हमारा ये लंग्स है, इनका सरफेस एरिया कितना होता है, कुछ है किसी को कोई अंदाज़ा। तो बेटा इनका सरफेस एरिया काफ़ी बड़ा होता है। लंग्स को अगर हम कभी भी खोल दें, मतलब इनका सेक्शन करके अगर इसको ओपन किया जाए, तो जो इनका सरफेस एरिया होता है कि लॉन्ग टेनिस कोर्ट के बराबर होता है। आपको नहीं पता होगा ना शायद, है ना। तो
इसका सरफेस एरिया इतना बड़ा होता है। उसका रीज़न क्या है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके उसको हमारी बॉडी में यूज़ करके उससे एनर्जी ली जाए। ठीक है, ये इतना क्लियर है। चलिए अब इसमें कुछ चीज़ें हमें और देखनी है। ठीक है, वो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें और देखनी है। सबसे पहले हम देखेंगे नॉस्ट्रल। अब क्या नोज़ से हमारी एयर अंदर आती तो क्या तुरंत वो पूरा प्रोसेस ऐसे हो जाता है कि वो बस यहाँ से गई और सीधा ऐसे 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 आ गई? नहीं, ये प्रोसेस बहुत धीमे होता है। इससे रीज़न क्या है कि सारा जो एब्जॉर्प्शन है हवा का मतलब ऑक्सीजन के लिए वो सारा, और दूसरी चीज़ जो भी हॉट एयर आ रही है, ठीक है, जो हम एयर इनहेल करते हैं, इससे भी बहुत कम टेम्परेचर चाहिए अंदर आने के लिए उसको। रीज़न क्या है कि हमारे लंग्स जो है वो डैमेज ना हो। ठीक है, तो ये हवा को और ठंडा और कूल कर देता है। ये जो पूरा पैसेज है इसका होने का रीज़न ये है कि वो धीरे धीरे आता है, तो वो जो हवा अंदर हमने इनहेल की है वो और कूल हो जाए, ठंडी हो जाए, जिससे कि हमारे लंग्स या और भी जो ऑर्गन्स हैं जो इनमें इन्वॉल्व हैं वो डैमेज ना हो। ठीक है, अब ये प्रोसीजर होता है कैसे? हवा में हमें पता है बहुत सारे डस्ट पार्टिकल और बहुत सारे अनयूज़फुल चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये नेज़ल पैसेज में हमारे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। आपको पता है ना, कुछ हेयर्स होते हैं, म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, तो ये क्या करती है, इनका क्या काम है? ये जो एयर है उसको फिल्टर करती हैं, हेयर्स और म्यूकस ग्लैंड। ठीक है, नाक में भी होते हैं ना म्यूकस ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, हमारे नेज़ल पैसेज में जो भी हवा अंदर आ रही है जो हमने इनहेल की है उसको प्यूरिफाई करते हैं। जो भी डस्ट पार्टिकल, जो भी गंदगी है वो बाहर रह जाए और क्लियर जो एयर है वो अंदर जाए, जिससे कि हमारा कोई भी ऑर्गन डैमेज ना हो। ठीक है, तो एक तो ये हमारा जो नेज़ल पार्ट है वो इस तरीके से हेल्प करता है हमारे रेस्पिरेशन में। ठीक है, वो प्योर हवा जो है, एयर, वो अंदर आएगी। और अंदर कहाँ पर आएगी बेटा? अभी आएगी फेरिंग्स के पास। ठीक है, इस पार्ट पर आएगी हमारे जो पूरा पैसेज है। अब फेरिंग्स का आपको हमने बताया था स्ट्रक्चर, इसको दोबारा हम आपको बता रहे हैं कि फेरिंग्स वो पार्ट है जहाँ पर हमारी ऑक्सीजन और जो हम फूड पाइप से, जो हम माउथ से, बक्कल कैविटी से होते हुए जो खाना चूई करके सॉलो करते हैं अंदर, वो दोनों ही जाकर यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे यहाँ पर एक स्पेशल फीचर बनाया गया है जिसको कहते हैं ग्लॉटिस और इपीग्लॉटिस। यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया है, ठीक है, यहाँ पर डायग्राम में, लेकिन आपको हमने बताया है कि ग्लॉटिस वो रीज़न है जहाँ से फेरिंग्स और थोरेसिक कैविटी की एंट्री होती है। फेरिंग्स का एंड और थोरेसिक कैविटी की एंट्री। ठीक है, तो वहाँ पर की जो ओपनिंग होती है, एक बार आप फिर से देख लो डायग्राम में, ये हमने बताया था आपको कि ये रीज़न जो है, ठीक है, जो ये रीज़न है, ये हमारा क्या है, ये हमारी समझ लीजिए आप ट्रैकिया है। ठीक है, हमें पता है ट्रैकिया हमारे आगे की ओर होती है। आप फिर से देखिए क्लियर इसका डायग्राम। ये हमारा क्या है, ये हमारी ट्रैकिया है जिस पे रिंग ऑफ कार्टिलेज है। ठीक है, ऐसे ये रिंग ऑफ कार्टिलेज है, ये हमारा क्या है, ट्रैकिया या फूड पाइप, सॉरी विंड पाइप। ठीक है बेटा, अब इसके बाद क्या है, यहाँ पर जो ओपनिंग होती है ट्रैकिया की, इसको क्या कहते हैं बेटा, ग्लॉटिस। ठीक है, ये आपको लास्ट में हमने समझाया था ना, लास्ट वीडियो में, फिर से आप उसको एक बार रिवाइंड करके देख सकते हो। ग्लॉटिस के ऊपर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं इपीग्लॉटिस। ठीक है, और ये पीछे से ये जो ट्रैकिया है, ये हमारे आगे, आप अपना नेक अगर छुओगे तो आगे हमारे ये ट्रैकिया वाली पाइप होती है, विंड पाइप, और इसके जस्ट पीछे होती है फूड पाइप। ठीक है, तो कभी भी खाना, और ये दोनों आकर कहाँ मिलते हैं, फेरिंग्स पर मिलते हैं ना, फेरिंग्स। ठीक है, तो क्या होता है कि हमने खाना खाया, खाना स्वेलो हुआ, अंदर आया, ऑक्सीजन भी साथ में आ रही है। अब ऐसा ना हो कि ये खाना हमारे
फूड पाइप की जगह विंड पाइप में चला जाए। तो इसलिए ये कैप एपिग्लॉटिस बना होता है। जब हम खाना स्वेलो करते हैं तो ये बंद कर लेता है। बंद कैप नहीं करता वैसे, बंद ये थोरेसिक जो हमारा पार्ट है ना बेटा ट्रैकिया का, ट्रैकिया थोड़ा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है और इस कैप के ऊपर आकर सेट हो जाता है, जिससे लगता है कि ये कैप ने इसके माउथ को कवर कर लिया है। ठीक है, इस रीज़न को। ठीक है, तो इससे क्या होता है, फूड जो होता है वो सीधा फूड पाइप में चला जाता है, विंड पाइप में नहीं आता। और कभी अगर ऐसा होता है तो हमें क्या होता है, वही ठसका लगता है और हम खांसते रहते हैं जब तक कि खाना अपनी पाइप में, फूड पाइप में ना चला जाए या फिर वो वॉमिट होकर बाहर ना निकल जाए। ठीक है, तो ये हमारा फेरिंग्स का पार्ट था। ठीक है, फेरिंग्स का इसका एपिग्लॉटिस और ग्लॉटिस। उसके बाद आया हमारा लैरिंग्स। लैरिंग्स में क्या है बेटा, लैरिंग्स में ये साउंड बॉक्स इसको कहते हैं। ठीक है, लैरिंग्स को हमने क्या बोला, ठीक है, लैरिंग्स को हमने बोला साउंड बॉक्स। ठीक है, उसके बाद हमारा कहाँ पर आया, उसके बाद हमारा फूड आया इस ट्रैकिया रीजन में। ट्रैकिया में जहाँ पे रिंग ऑफ कार्टिलेज होती है, रिंग ऑफ कार्टिलेज वो होती है जो कि एक्सटर्नल डैमेज से हमारे थ्रोट को, मतलब हमारे विंड पाइप को सेव करती हैं। ठीक है, ये एक सॉफ्ट बोन होती है। और इसका दूसरा फंक्शन क्या है बेटा, ये कभी भी इस विंड पाइप को आपस में कोलैप्स नहीं होने देती। अगर आपने किसी कारण से ब्रीदिंग रोकी हुई भी है, चाहे आप स्विमिंग कर रहे हो, योगा कर रहे हो, या किसी डेंजर में हो, या जिस रीज़न से भी, तो इस कंडीशन में ये विंड पाइप को आपस में कोलैप्स होने नहीं देती है। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको। और ये क्या करती हैं, एक कनेक्शन बना के रखती हैं थोरैक्स से लेकर हमारे जो फेरिंग्स है वहाँ से लेकर हमारे लंग्स रीजन में। ठीक है, तो ये ट्रैकिया के थ्रू ऑक्सीजन या ऑक्सीजनेटेड जो विंड है, हवा है, वो अंदर आई और उसके बाद ये आकर दो पार्ट में ये हमारा ट्रैकिया डिवाइड होता है। ठीक है, और ट्रैकिया ये आगे जाकर किस में, ब्रोंकियाई, और फिर ब्रोंकियोल्स, और लास्ट में एल्वियोलाई। ठीक है, और पूरे बंच को एल्वियोलर सैक कहते हैं। इस तरीके से ऑक्सीजन का यहाँ तक मूवमेंट होता है। अब ये पूरा रीज़न बेटा जो होता है, ये हमारे, हमने बताया थोरेसिक रीजन में होता है। हमारे लंग्स, इनका लंग्स को अगर कभी हम ओपन करें तो इनका एरिया बहुत बड़ा होता है। ठीक है, एक टेनिस कोर्ट के बराबर हम इसको कह सकते हैं कि इतना बड़ा इसका सरफेस एरिया होता है। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा ये एब्जॉर्प्शन ऑक्सीजन का कर सकता है। इसीलिए हम ईज़िली ऑक्सीजन लेकर अपने सारे लिविंग, जो भी हमारे लिविंग के लिए ज़रूरी है, वो सारे फंक्शन कर पाते हैं। ठीक है, अब इस जो ये लंग्स है ना बेटा, इसके ऊपर भी एक पतली सी लेयर होती है। ठीक है, हमारे इस लंग्स के ऊपर एक पतली सी लेयर होती है। वो लेयर क्यों होती है बेटा, वो लेयर इसलिए होती है कि अगर कोई भी कभी भी डैमेज हो, कोई भी हमें धक्का लगे या कहीं हम गिर पड़ें, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, प्लूरा कहते हैं बेटा, PLEURA, प्लूरा। ठीक है, ये जो प्लूरा की लेयर होती है, ये हमारे लंग्स के चारों तरफ, दोनों लंग्स को ये कवर करके रखती है। ठीक है, ये बहुत ही थिन मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और ये बोथ लंग्स के ऊपर होती है और ये प्रोटेक्शन के लिए होती है। ठीक है, ये बात क्लियर है इतनी। अब हम आगे देखेंगे कि जो अब हवा का गैसियस एक्सचेंजेस होता है इन एल्वियोलाई में, वो कैसे होता है। अब डायग्राम में हमें नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, आपको क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पर कौन चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें रिंग ऑफ कार्टिलेज थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, आप इसका फंक्शन या इसका जो भी वर्क है ये ज़रूर याद रखना। ठीक है, और अब हम देखेंगे कि एल्वियोलर सैक से कैसे गैसेस एक्सचेंज होते हैं। तो इसके पहले हमें बेटा एक दो चीज़ें और जान लेनी है। ठीक है, तो उनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें जानना ज़रूरी है। सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है डिफ्यूज़न, कि डिफ्यूज़न क्या होता है। ठीक है, देखिए डिफ्यूज़न क्या होता है बेटा, डिफ्यूज़न वो प्रोसेस है जहाँ पर लो कंसंट्रेशन से कोई भी चीज़ हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। ठीक है, अब इसमें हम इसको कैसे समझ सकते हैं, देखिए हम इसको ऐसे देख सकते हैं। मान लीजिए कोई एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें हमने एक पानी भर दिया। ठीक है, इसमें एक कंटेनर है और उसमें हमने एक क्लीन वाटर भर दिया। ठीक है, इसमें वाटर भरा हुआ है क्लीन। अब हमने क्या किया, एक ड्रॉप इंक का लिया
और हमने इसमें उसको डाल दिया, 1 ड्रॉप इंक का। अब इंक आपको पता है ब्लू या ब्लैक जो भी कलर, मान लीजिए ब्लू कलर की हमने डाल दी, तो पानी जो है वो चारों तरफ वो तो वाइट है, मतलब वो तो उसमें तो कोई कलर है नहीं। तो इसमें क्या है, इस कलर के लिए इसके पास लो कंसंट्रेशन है ना, ठीक है। और इस इंक में अपने कलर के लिए इसके लिए बहुत हाई कंसंट्रेशन है, ठीक है। अब क्या होता है, जब हम कोई भी इंक को अगर गलती से भी वो किसी पानी में या लिक्विड मीडियम में चली जाती है, तो उससे क्या होता है, वो सारा पानी जो होता है वो कैसा हो जाता है, उसी कलर का जिस कलर की इंक या कलर होता है। जैसे कि अगर हमने ब्लू कलर यूज़ किया है तो सारा पानी अब उस कंटेनर का कैसा हो जाएगा, वो सारा पानी उस ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जो हाई कंसंट्रेशन था इसका वो कहाँ पर आया, वो पूरे पानी में कैसे डिज़ोल्व हो गया, उसका रीज़न यही था कि हाई से लो की तरफ मूवमेंट होता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिफ्यूज़न। क्लियर है। एक और एग्जांपल हम लेकर देखते हैं। मान लो एक ये बड़ा सा कंटेनर है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें बीच में हमने एक बहुत ही परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी है, जो आर पार जिसमें से पानी हो सकता है, ठीक है। अब एक तरफ बहुत ही कम है एयर, ठीक है, और एक तरफ बहुत ज़्यादा या मान लो नहीं है, एक तरफ है एक तरफ नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इस मेम्ब्रेन के थ्रू, चूँकि ये परमिएबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर बिल्कुल लो कंसंट्रेशन है, कुछ भी नहीं है, पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हवा, ठीक है, हवा के पार्टिकल्स हैं। तो अब क्या होगा, इस परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ये हाई से लो की तरफ इनका मूवमेंट हो जाएगा, मतलब यहाँ भी कुछ आ जाएंगे एयर पार्टिकल्स, ठीक है। यहाँ पर हाई था और यहाँ पर लो था, ठीक है। तो मूवमेंट होगा हाई से लो की तरफ। अब आपको यही याद रखना है। अब ये यहाँ पर हम क्यों समझा रहे हैं बेटा, इस चीज़ को आप देख लो एक बार, ठीक है, कि आपको अप्लाई करने में जब हम पढ़ेंगे एल्वियोलाई से कैसे होता है गैसेस एक्सचेंज, तो आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। हमने बताया था कि ये देखो एक हमारी एल्वियोलाई है राउंड शेप की, ठीक है, बहुत सारी होंगी, हम एक की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या बोला था, इनके ऊपर ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। ये मान लो ऐसे फैली हुई है इनका पूरा नेट, हम केवल एक ऐसे ही आपको ड्रॉ करके ऐसे ही बता रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और, हाँ आप देख लो कि प्योर ब्लड जो होता है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसको हम रेड कलर से या हमने जैसे ऑरेंज कलर से दिखाया था, ठीक है, ऑरेंज कलर से। और जो डीऑक्सीजनेटेड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, उनको हमने पर्पल कलर से दिखाया है। वैसे कौन सा होता है, ब्लू कलर होता है, और इसके लिए रेड कलर होता है। नॉर्मली इसके लिए रेड और इसके लिए ब्लू कलर आपके बुक्स में या कहीं भी शो किया जाता है। हमने ये यूज़ किया है, जो अभी आपको डायग्राम हम दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये समझ लिया कि ये एक हमारी एल्वियोलाई है, उसके चारों तरफ ब्लड वेसल्स पूरी फैली हुई हैं। अब देखिए क्या होगा, ऑक्सीजन आ रही है, ऑक्सीजन कैसे आएगी यहाँ तक, वो जो पाथ आप याद करिए, अभी हमने आपको समझाया था, कैसे समझाया था वो पाथ हमारा, ये हमारे नेज़ल पैसेज से होते हुए फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकियाई से ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल से एल्वियोलाई आ गई यहाँ पर। यही एल्वियोलाई हमने बताया था, ये एक एल्वियोलाई है और उसके चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज है। याद आया ये डायग्राम आपको। अब देखिए ये वाला पार्ट जो है ऑक्सीजनेटेड है और ये डीऑक्सीजनेटेड है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है बेटा, जो ये ऑक्सीजन, जो ये हवा आ रही है, जो हमने इनहेल की है हवा, इसमें क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कम है, ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड की कम है और ऑक्सीजन की ज़्यादा है। अब ये देखो कहाँ तक आई, एल्वियोलाई तक आई, मतलब यहाँ तक, यहाँ तक क्या आई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया,
क्लियर है बेटा, ऑक्सीजन वाला ब्लड आया। अब यहाँ पर जो एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन वाला ब्लड आया, अब ये ब्लड कैपिलरीज जो है ये हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन में है ना, मतलब हर पार्ट में होंगी ना ये कैपिलरीज। ठीक है, ये लंग्स में है अभी तो फ़िलहाल। लंग्स को भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना अपने फंक्शन को करने के लिए। ठीक है, तो ये लंग्स क्या करता है, ये ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्व कर लेगा। कहाँ, एल्वियोलाई में। ठीक है, लंग्स जो देखो, हर बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन की ज़रूरत है अपने अपने फंक्शन को करने के लिए। हैंड को अपना, हार्ट को अपने लिए चाहिए, किडनी को अपने लिए चाहिए। ठीक है, हैंड को, लेग को, आइज़ को, ईयर को, सब बॉडी पार्ट्स को चाहिए ना, सारे बॉडी ऑर्गन्स को, तो लंग्स को भी तो चाहिए। तो क्या होता है, जो ये लंग्स को क्यों चाहिए, लंग्स को अपना यही प्रोसेस करने के लिए एनर्जी चाहिए कि वो अच्छे से कर पाए। तो ये क्या करेगा, और हमें पता है कि जो फूड बना है, ठीक है, जो खाना हमने खाया है डाइजेस्टिव सिस्टम से, ठीक है, जो एब्जॉर्व हुआ जिससे एनर्जी हमें मिलनी है, तो वो क्या होता है, वो मान लो कोई भी फूड पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक है, मान लो लंग्स के बाहर है, यहाँ फूड पार्टिकल है। अब इस फूड पार्टिकल को, इसको एनर्जी लेने के लिए, इससे एनर्जी निकालने के लिए इसको एक प्रोसेस करना पड़ता है, इसका ब्रेक डाउन, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करना पड़ता है। और वो कैसे होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही तो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो क्या होगा, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल अपने को डिवाइड करेगा जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज़ होगी। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल कैसे अपने को डिवाइड करेगा, इसको चाहिए ऑक्सीजन, जो एल्वियोलाई में ये ऑक्सीजन है ना, ये इस मॉलिक्यूल को देगा। किसी भी ऑर्गन के जो भी उसमें न्यूट्रिएंट्स आए हैं, जो फूड आया है, उसको ब्रेक डाउन करके वहाँ के लिए एनर्जी निकालने के लिए उसको ये ऑक्सीजन चाहिए, तो ये ऑक्सीजन वो उसको देगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन वो इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को देगा। ठीक है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो भी आपने न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, विटामिन, फैट जो भी था, आप उसका ब्रेक डाउन करेंगे और उससे क्या होगा, एनर्जी रिलीज़ होगी। वो जो भी ऑर्गन के लिए हुई रिलीज़ वो अपने लिए यूज़ कर लिया, पूरी बॉडी ने अपने अपने लिए यूज़ कर ली। और कार्बन डाइऑक्साइड निकला, वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड इसी एल्वियोलाई से वापस एब्जॉर्व कर देगा। ये दिया और ये लिया, ऑक्सीजन ग्लूकोज को दिया कि आप अपना ब्रेक डाउन करो, ब्रेक डाउन उसने कर लिया, उसने दिया आपको कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी यूज़ कर ली उसने, कार्बन डाइऑक्साइड दे दी, लो भाई लो, तुम ये ले लो। तो क्या हुआ, ऑक्सीजन दे दिया उसने बॉडी को, कार्बन डाइऑक्साइड उसने बॉडी से या ऑर्गन से ले ली। अब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड थी, इसी के लिए हमने ये वाला पार्ट दिखाया। ठीक है, तो यहाँ पर आ गई कार्बन डाइऑक्साइड, ये आया था अभी हमने जो इनहेल की थी ऑक्सीजन वाला पार्ट। ठीक है, क्लियर है ये, यहाँ से गई ऑक्सीजन बाहर, इधर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आई एल्वियोलाई में। अब हमने बताया था स्पेशल फीचर क्या था, एल्वियोलाई में जो कैपिलरीज होती हैं वो इनको एब्जॉर्व कर लेंगी। अब ये क्या करेंगी कैपिलरीज या एल्वियोलाई में जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब बेटा ये देखो, वापस अपने डायग्राम पर आ जाओ, ये एल्वियोलाई थी, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब वो क्या करेंगी, ये वापस उसी पैसेज से बाहर निकल जाएंगी। कहाँ पर, एल्वियोलाई से ब्रोंकियोल्स में आई, वो छोटी वाले में, ब्रोंकियोल से आ गई यहाँ पर ब्रोंकियाई में, ब्रोंकियाई से आ गई ट्रैकिया, ट्रैकिया से आ गई हमारे कहाँ पर, लैरिंग्स, फिर फेरिंग्स, फिर नेज़ल पैसेज, फिर नॉस्ट्रल से बाहर आउट। अब आपका काम नहीं है, अब आप जाओ कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सहेलेशन, सांस लेना, सांस छोड़ना। जब सांस लिया था तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी, ऑक्सीजन एंटर की थी। ज़्यादातर ऐसा नहीं कि केवल कार्बन ऑक्सीजन अंदर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस भी एंटर करती हैं हमारे नोज़ में, लेकिन चूंकि एब्जॉर्प्शन हमें केवल ऑक्सीजन का करना है इसलिए हम बात उसकी कर रहे हैं। ठीक है, और एक्सहेलेशन में क्या है, ज़्यादातर अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ऐसा नहीं है कि उसमें भी ऑक्सीजन आती है। सारी ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं वो यूज़ नहीं कर पाते। ठीक है,
कुछ अमाउंट में ही यूज़ कर पाते, केवल 4 to 5% ही हम उसको यूज़ कर पाते, बाकी हम निकाल भी देते हैं ऑक्सीजन। ये नहीं पता था ना, केवल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकालते बेटा हम एक्सहेलेशन में, जब सांस छोड़ते हैं, ठीक है, उसमें काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन भी होती है और अदर गैसेस भी होते हैं, वाटर पार्ट्स भी होते हैं, ठीक है। अभी बताते हैं उसको भी डिटेल में, लेकिन पहले ये समझ लो। अब फिर से समझ लो अच्छे से, फिर से समझा रहे हैं। आपने इनहेल किया, गैस अंदर आई नेजल पार्ट से होते हुए फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियाई से ब्रोंकियोल्स, ऑरेंज वाला, ब्रोंकियोल से एल्वियोलाई। क्लियर है? एल्वियोलाई पर आई मतलब कि यहाँ पर आई, एल्वियोलाई पर क्या है, ब्लड कैपिलरीज बहुत सारी हैं। अब हमने 2 तरीके की दिखाई हुई हैं, वो वैसे ही आप भी शो करोगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो ये वाला जो है वो ऑक्सीजनेटेड है, ये वाला डीऑक्सी। अब यहाँ पर आई ऑक्सीजन वाले पर, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी बॉडी, यहाँ पर जो भी ऑर्गन है, जो भी फूड पार्टिकल है, मान लो आपके लंग्स का ही है, लंग्स को भी तो एनर्जी चाहिए, तो लंग्स के पास जो भी इसमें होगा ग्लूकोज, जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, उसको ब्रेक डाउन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ये ऑक्सीजन उसने ले ली। मान लो ये है वो फूड पार्टिकल, ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, उसने ऑक्सीजन ली, एसिमिलेशन का प्रोसेस किया, ठीक है, सॉरी एरोबिक रेस्पिरेशन किया। एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है, जो भी फूड पार्टिकल है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अपने को ब्रेक डाउन करता है और एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। ध्यान है, ये बात पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ, एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड निकली और एनर्जी क्या किया, चाहे इस लंग्स की बात करो चाहे किसी अदर बॉडी ऑर्गन की, उस एनर्जी को उसने यूज़ कर लिया अपने फंक्शन के लिए, ठीक है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, वो बैठी थोड़ी ना रहेगी, वो भी तो बोलेगी हमें भी बाहर निकालो, अब ज़रूरत नहीं है तो हम क्यों रुके, हम जाएंगे। तो उसने क्या किया, उसने अब वापस इसको दे दी। अब ये क्यों दे दिया, आप ध्यान करो, जो सेकंड नंबर था डिफ्यूज़न के लिए आपको बहुत थिन वॉल्व होनी चाहिए। ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं, थिन वॉल भी है, ब्लड कैपिलरीज भी हैं, सरफेस एरिया भी बहुत बड़ा है, तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पर है, ठीक है। और ये मेन पार्ट है, इसीलिए एल्वियोलाई को रेस्पिरेशन में बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि यहीं पर गैसेस एक्सचेंजेस होते हैं, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू इस थिन मेम्ब्रेन से अंदर चला आया एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से कहाँ गया, ब्लड कैपिलरीज में आ गया, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज से ये आगे क्या हुआ, आगे आया, आगे आकर कहाँ गया, इस वाले डायग्राम से देखेंगे हम लोग, या आप अपने अपने डायग्राम से ही देख लो, ठीक है। जो भी ये हमारी एल्वियोलाई थी रेस्पिरेटरी, जिसको हमने क्या बोला है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई से वापस ये आई, कहाँ पर आएंगी, हमारे ब्रोंकियोल्स में आई, ब्रोंकियोल से हमारे कहाँ पर आई, ट्रैकिया में आई, ट्रैकिया से कहाँ आई, लैरिंग्स, फेरिंग्स, थोरेसिक कैविटी, नेजल पैसेज से आउट कर दी गई। क्लियर है बेटा? जिस प्रोसेस से ये आती हैं, मतलब जिस प्रोसेस से हम इनहेल करते हैं किसी भी एयर को, उसी प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड वापस बाहर निकल जाती है। ये बात क्लियर है? अब एक दो चीज़ें और इसमें समझ लीजिए, बाकी आपने पढ़ लिया है, हमको अब लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो बेटा, ब्रीदिंग में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। इनहेलेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी चीज़ को इनहेल अंदर ले रहे हैं। अंदर लेने का मतलब क्या है, हमारे जो लंग्स है वो फूल जाएंगे, बड़े हो जाते हैं, ठीक है। ध्यान करो, अपने को फील करो, आपने हवा अंदर ली ऑक्सीजन वाला, ठीक है, एयर अंदर गई तो क्या हुआ, हमारे लंग्स फूल गए। जब लंग्स हमारे जो फूल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, मतलब कि वो फैल जाते हैं, जो ये लंग्स है ये गोल देखो ऐसे, ठीक है, और ये हमारे लंग्स हैं, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन अंदर आ रही है, ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ अंदर गई, खूब सारी अमाउंट में गई, तो ये क्या हुआ, ये ऐसे गोल गोल फूल गए, ठीक है। लंग्स हमारे इनहेलेशन में लंग्स फूल गए, और डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम फैल जाता है, फ्लैट सा हो जाएगा। फ्लैट वर्ड याद रखना, तभी याद रहेगा। डायफ्राम कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा,
ठीक है। जब इन्हेलेशन होती है, ऑक्सीजनेटेड वाला एयर अंदर आता है, तो ये जो पोर्शन है, जो थोरेसिक कैविटी होती है ना, हमारा सीना बढ़ नहीं जाता थोड़ा आगे की ओर, तो वो इसीलिए होता है। ठीक है, थोरेसिक कैविटी में ही ये लंग्स जो है वो फूल के साइज़ इनलार्ज हो जाता है, और जो डायफ्राम है वो फ्लैट हो जाता है, याद रखना इस बात को। ठीक है, और एक्सहेलेशन में अब क्या होता है? एक्सहेलेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि हमारी जो एयर है अब वो बाहर निकल रही है। ठीक है, एक्सहेलेशन में क्या होगा? जो एयर है वो बाहर निकल रही है। तो इस प्रोसीजर में क्या होता है? जब बाहर जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, ठीक है, दोनों लंग्स से, तो वो सिकुड़ जाते हैं। ध्यान करो, बाहर निकालो, करो प्रैक्टिस। तो क्या हुआ? ये ऑक्सीजन जब बाहर निकलती है तो ये हमारे जो लंग्स है वो श्रिंक कर जाते हैं, मतलब ये छोटे हो जाते हैं। अब इस कंडीशन में क्या होगा? जो हमारा डायफ्राम है ना बेटा, वो थोड़ा सा ऐसे, मतलब थोड़ा ऊपर की ओर खिंच जाता है। आप खींचो अपना पेट, देखो लगेगा ऊपर की ओर चढ़ गया है, वो पेट नहीं चढ़ता, वो डायफ्राम की पोजीशन है जो थोड़ी सी अपवर्ड हो जाती है। पहले फ्लैट हुई थी जब इनहेल किया था, अब क्या हो गया? वो थोड़ी सी ऐसे अपवर्ड हो गई। ठीक है, ये याद रखना। इसमें फ्लैट थी, इसमें अपवर्ड हो जाती है। एरो से आप डिनोट कर दोगे तो डायग्राम आपका सही दिखाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जो ये लंग्स हैं वो श्रिंक कर जाते हैं, और ये अपवर्ड या नैरो डायरेक्शन में शो करते हैं डायफ्राम को। ठीक है, अब ये इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन यही है, इतना ही है। अब इसमें एक दो चीज़ें और देख लो। इन्हेलेशन में ऑक्सीजन का अमाउंट जो होता है वो 21% होता है। ठीक है, 21% ऑक्सीजन जब हम इनहेल करते हैं अंदर लेते हैं, लेकिन केवल ऑक्सीजन तो होती नहीं है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। वो कितने अमाउंट में? बहुत कम अमाउंट में, 0.04% में होता है। ठीक है, अब उसके बाद इसमें वाटर वेपर बहुत कम अमाउंट में होते हैं। ठीक है, होते हैं लेकिन कम होते हैं कंपेयर टू एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन में क्या होता है बेटा? एक्सहेलेशन में ऑक्सीजन, हमने बताया ना, सारी जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो सारी यूज़ नहीं कर पाते, केवल 4 से 5% ही यूज़ कर पाते हैं। बाकी हम वापस एक्सहेलेशन में भेज देते हैं कि लो भाई अभी और लोगों को भी काम है, तुम भी यूज़ करो। तो ऑक्सीजन केवल 16%, मतलब 5% यूज़ किया, बाकी 16% हमने वापस एक्सहेलेशन में निकाल दी। नोट कर लीजिए इसको। कार्बन डाइऑक्साइड का अब अमाउंट कितना है? 4.4%। ठीक है, जब हमने इनहेल किया था तब कार्बन डाइऑक्साइड का कितना था? 0.04%, अब हो गया 4.4%। ठीक है, और अब इनमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं, कंपेयर टू इनहेलेशन के थोड़े से बढ़ जाते हैं। ठीक है, और एक दो चीज़ें और हैं। हमारी जो ब्रीदिंग रेट होती है, वो एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि एक्वेटिक में और जो टेरेस्ट्रियल हैं उनमें क्या डिफरेंस है। तो बेटा देखो, ब्रीदिंग जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, जैसे जो ज़मीन पे रहने वाले लोग हैं, हम हैं, एनिमल्स है बाकी, इनकी ब्रीदिंग रेट ना कम होती है। मतलब हम 1 मिनट में, जैसे हम होता है कि 90 से 100, मतलब 90 to 100 टाइम्स ही हम लोग ब्रीथ करते हैं। ठीक है, और जो इक्वेटिक सॉरी गलत भूल गए, जो हम टेरेस्ट्रियल हैं वो 15 से 18 बार केवल ब्रीथ करते हैं। पल्स की बात नहीं कर रहे हैं, ब्रीथ मतलब इनहेल और एक्सहेलेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ह्यूमंस में या अदर जो एनिमल्स, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, उनमें कम होती है, 15 to 18 केवल टाइम्स होती है। 15 to 18 टाइम्स होती है ब्रीदिंग रेट जो ह्यूमंस या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं। क्लियर है? इसलिए होती है क्योंकि हमको ऑक्सीजन आराम से मिल जाती है। हमारे इन्वायरमेंट में चारों तरफ हवा में ऑक्सीजन है, और हवा में सांस लेना बहुत ईजी होता है कंपेयर टू वाटर। ठीक है, वाटर में जो होती है वो ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है और यहाँ से एयर से कम होती है। इसलिए जो वाटर के एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको बार बार सांस, जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ती है, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल कर सकें। ठीक है, हम लोगों को इसलिए कम करनी पड़ती है क्योंकि ऑक्सीजन में फ्रीली बहुत अधिक अमाउंट में, बहुत अच्छे अमाउंट में ऑक्सीजन है। ठीक है, इसलिए हम आराम से उसको इनहेल कर लेते हैं। लेकिन वाटर में बहुत कम अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, इसलिए जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको बार बार ब्रीथ करनी पड़ती है, जल्दी जल्दी, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा
उस वाटर के साथ जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है उसको इनहेल करके अपनी लाइफ पूरी कर सके, रेस्पिरेशन पूरा कर सकें। ठीक है। जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनमें 90 to 100 टाइम्स होती है और ह्यूमंस में 15 to 18 टाइम्स केवल। ठीक है। तो आज का चैप्टर बेटा यहाँ पर इतना है। ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे आपको कि कुछ अदर एनिमल्स भी होते हैं जिनमें रेस्पिरेशन होता है, लेकिन उनका जो ऑर्गन है वो ऐसे नहीं होते हमारे ह्यूमंस की तरह। ठीक है। उनमें कुछ अदर प्रोसेस होते हैं। ठीक है। अदर ऑर्गन्स होते हैं। जैसे शॉर्ट में अगर हम लोग बता दें कि जैसे अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म में स्किन के थ्रू होता है रेस्पिरेशन। ठीक है। डिटेल में नहीं बता रहे हैं। अर्थवॉर्म है, लीच है या फ्रॉग है, इनमें जो रेस्पिरेशन होता है बेटा वो स्किन के थ्रू होता है। जो इनकी स्किन से है वहाँ से गैसियस एक्सचेंजेस होते हैं। ठीक है। और कुछ फिशेज़ हैं, कुछ क्या ज़्यादातर जो फिशेज़ हैं उनमें गिल्स के थ्रू ही होता है रेस्पिरेशन। ठीक है। वहाँ से गैसेस एक्सचेंजेस होते हैं। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जिनमें ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया के थ्रू होते हैं। और कुछ ह्यूमंस हैं या मैमल्स हैं या बर्ड हैं जिनमें लंग्स के थ्रू होता है। ठीक है। तो जो मैमल्स होते हैं उनमें सारों में ये लंग्स ही होते हैं, हम भी एक मैमल हैं। और बर्ड्स में भी, ठीक है, इनमें भी लंग्स होते हैं जिससे हमारी तरह ही उनमें रेस्पिरेशन होता है। ठीक है बेटा। तो चलिए आज के लिए इतना ही है और प्लीज़ आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। थैंक यू बेटा।